Hello, friends. This is Dr. Sunil Kadam, welcoming you to my channel, Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy these videos. चलो आज देखते हैं कि बाईबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर सम कैसे सॉल्व करना। तो उसके लिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। और जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक से रीड करना है और समझ लेना कि क्या दिया है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी मुताबिक हमें काम करना। तो चलो रीड करते हैं। फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स महाराष्ट्र लिमिटेड as on 31st March 2021. Liability side, they had given 40,000 equity shares of rupees 100 each, fully paid 40 lakh, 20,000 10% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid 20 lakh, capital redemption reserve 4 lakh, security premium 3 lakh 20,000, general reserve 8 lakh, profit and loss account 4 lakh, 11% debentures 40 lakh, creditors 41 lakh 60,000, total 1 crore 60 lakh 80,000 is the total of liability side. Asset side, they're given a fixed asset 1 crore 20 lakh, investment 8 lakh 80,000, stock 14 lakh, debtors 14 lakh, bank balance 4 lakh, and that way the asset side total is also 1 crore 60 lakh 80,000. Further, they told us on the same date, it was decided to buy back the maximum number of equity shares at a maximum price possible under the law. So, we have to calculate whatever maximum possible amount of buyback and offer price. In case of shortage of fund, bank overdraft was to be arranged. If these funds are not enough to pay the expected amount of a buyback, then bank overdraft is to be arranged. Okay. The company decided to utilize profit and loss account to the minimum extent. The profit and loss account is given 4 lakh. That has to be used minimum first year to use the remaining free reserves. And if it is needed at all, then only we will use the profit and loss account. Otherwise, the other reserves will be used fullest extent. Pass journal entries for about transaction and prepare balance sheet after buyback in revised schedule 3 format. So we have to pass a journal entry और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाते समय रिवाइज्ड शेड्यूल जो 3 दिया है उसी मुताबिक बैलेंस शीट बनानी है। और उन्होंने कहा कि भाई ये बैलेंस शीट को देखते हुए आपको पहले वर्कआउट करना है कि कितना कंपनी बायबैक कर सकती है, अमाउंट, टोटल अमाउंट, कितने नंबर ऑफ शेयर्स और क्या ऑफर प्राइस से बायबैक कर सकती है। ये पहले वर्कआउट करो, फिर उससे जर्नल एंट्रीज पास करो। वो जर्नल एंट्री पास होने के बाद जो नया बैलेंस शीट बनेगा वो बैलेंस शीट दिखाओ। तो ये है रिक्वायरमेंट इस सम का। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना बायबैक होगा। तो वो बायबैक कैसे, हम ऑलरेडी थ्योरेटिकली पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता है कि कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 71 तक पूरे सेक्शन दिए जहां पे बताया गया कि भाई ये कंडीशंस है, उस मुताबिक आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या कंडीशन हमने सीख लिए, फिर भी एक क्विक रिविजन ले लेते हैं कि भाई पहले आपको देखना पड़ता है कि कंपनी के पास इनफ सोर्सेस है कि नहीं। जितने सोर्सेस है और वो भी खाली 3 सोर्सेस होते हैं, एक है फ्री रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम और तीसरा फ्रेश बायबैक। ये तीनों का जितना अमाउंट होगा उतना आप बायबैक कर सकते हो। ये रहा फ्री रिजर्व जो पहले चेक करना पड़ेगा आपके पास रिजर्व्स कितने। देन दूसरी कंडीशन होती है 25% ऑफ ओन फंड। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओन फंड, उसका 25% कंपनी बायबैक कर सकती है। तीसरा कंडीशन होता है कि भाई कंपनी हैज टू मेंटेन, कंपनी को बायबैक होने के बाद
अपना डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि भाई उनको कितना मिनिमम ओन फंड रखना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओन फंड माइनस हाफ ऑफ द लोन फंड। तो ओन फंड में क्या आता है, ओन फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इस कैलकुलेशन के लिए, मगर वो आता है रिजर्व्स इन सरप्लस। जनरली फिर फ्री रिजर्व्स वो सभी वहां पे कवर होते हैं, इसीलिए फ्री रिजर्व लिया जाता है। माइनस करके टोटल करके जो भी ओन फंड आएगा उसका 25% कंपनी बायबैक कर सकती है। फिर चौथी कंडीशन है, दैट इज 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट शेयर विच यू आर गोइंग टू बाय बैक, वो आप बाय बैक कर सकते हैं। तो 25% ऑफ यहाँ पे इक्विटी शेयर्स बाय बैक करने जा रहे हैं, तो उसका 25% आप अमाउंट बाय बैक कर सकते हैं और उसका नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले, जितना अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो ये कंडीशन लेके हम वर्कआउट करेंगे कि भाई कौन सा कितना अमाउंट आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन फॉर एक द मैक्सिमम बायबैक ऑफ शेयर्स। तो वही जो अभी कंडीशन हमने डिस्कस की, पहली होगी सोर्सेस ऑफ बायबैक। सो सोर्स हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन, ये शेयर कैपिटल है दोनों, वो नहीं आएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, मगर ये रिजर्व बायबैक के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आप खाली बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, बायबैक नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम ये अनदर सोर्स है, तो वो आएगा। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, वो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी फ्री रिजर्व है। तो ये तीन आइटम हमारे पास है सोर्स ऑफ बायबैक। तो इन तीनों का टोटल लेते हैं और उतना अमाउंट कंपनी बायबैक कर सकती है। लेट्स गो एंड राइट इट दैट कि पहला है सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000, जनरल रिजर्व 8 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 lakh, total amount available 15,20,000 as a first condition। एक कंडीशन में कंपनी 15,20,000 तक बायबैक कर सकती है। अभी दूसरा कंडीशन है 25% ऑफ ओन फंड। सो लेट्स वर्क आउट ओन फंड। ओन फंड इंक्लूड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपके इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, जो भी है, सभी शेयर कैपिटल यहाँ पे आएगा। ओन फंड, ओन फंड के लिए हमारे पास कितना शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर 40 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर्स 20 लाख, ये दोनों आएंगे। सो लेट्स टेक दैट, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख। फिर इसमें ऐड होता है रिजर्व्स इन सरप्लसेस, मगर इस केस में होगा ये फ्री रिजर्व। सोर्स ऑफ बायबैक वो यहाँ पे लेंगे। टोटल फ्री रिजर्व्स है 15,20,000। ये टोटल हम टोटल ओन फंड बन जाएगा कंपनी का। टोटल ओन फंड द टोटल इज 75,20,000। अभी 75,20,000 का 25% बायबैक कर सकते हैं। सो 25% ऑफ ओन फंड 20%, 25% आता है 18,20,000। ये सेकेंड कंडीशन। ये कंडीशन के हिसाब से कंपनी इतना बायबैक कर सकती है। ये कंडीशन के सोर्स के हिसाब से 15,20,000 तक बायबैक हो सकता है। थर्ड कंडीशन जो हमें ध्यान रखनी है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए हम लेते हैं ओन फंड हाफ ऑफ द लोन फंड। सो द थर्ड कैलकुलेशन इज मिनिमम ओन फंड रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक, and for that we used to take own fund minus half of the loan fund। 75,20,000 माइनस हाफ ऑफ द लोन फंड। चेक करते हैं हमारे पास लोन फंड वाला क्या है। इस बैलेंस शीट के हिसाब से लोन फंड वाला आइटम है डिबेंचर, 11% डिबेंचर 40 लाख, वो होगा लोन फंड के लिए। सो लेट्स कैलकुलेट लोन फंड। लोन फंड में है 11% डिबेंचर 40 लाख, टोटल लोन फंड बनता है 40 लाख, उसका आधा लिया जाएगा, तो आधा मतलब 20 लाख। तो 20 लाख उसमें से माइनस करेंगे तो इतना बैलेंस अगर बाई बैक करते हो तो बाद में डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2 रहेगा। 55,20,000 तक कंपनी बाई बैक कर सकती है। ये कंडीशन 3। पहले कंडीशन के सोर्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 15,20,000 तक बाई बैक कर सकती है।
ओन फंड 25% के हिसाब से 18,80,000 बाईबैक कर सकती है, और मिनिमम ओन फंड आफ्टर डेप्ट इक्विटी मेंटेन करने के लिए 55,20,000 तक बाईबैक कर सकती है। तो इन तीनों में से जो कम अमाउंट है वो हमारा अमाउंट ऑफ बाईबैक होगा। कैसे? क्योंकि जो ज्यादा वाला अगर आप लेते हो तो ये ज्यादा वाला आइटम इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये कंडीशन का आप वायलेशन करते हो तो आपकी बायबैक एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर जो मिनिमम वाला अमाउंट लेते हो तो इनडायरेक्टली दे आर अधेरिंग, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो फुलफिल कर रहे हैं बाकी के कंडीशंस। जैसे कि ये तीन केस में 15,20,000 सबसे कम अमाउंट है। ये अमाउंट अगर हम लेते हैं तो ये कंडीशन में भी बैठता है, ये कंडीशन में भी बैठता है, इसीलिए जो कम अमाउंट है वो ले लिया जाएगा। मगर फोर्थ कंडीशन है हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर सकते हैं वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम 25% पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये कंडीशन हमें सेक्शन 68 में दी गई है ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो हमारे पास कितना कैपिटल है? 40 लाख इक्विटी कैपिटल है, उसका 25% ही बायबैक किया जा सकता है। So 25% limit paid up share capital, 25% of paid up equity capital is 40 lakh का 25% is 10 lakh। ये अमाउंट आ गया। हमें नंबर ऑफ शेयर्स में कैलकुलेट करना है, तो ये अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमारे पास है 100 रुपीज, यहाँ पे देखो 100 रुपीज है, तो हम 10 lakh divided by 100 rupees. Number of shares equals to 25% paid up capital divided by face value. So 10 lakh divided by 100 is the 10,000। ये 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स में आ गया, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो इतने कंपनी बायबैक कर सकती है। और अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लिस्ट ऑफ अबाउ 3। तो लिस्ट ऑफ अबाउ 3 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसमें एक सबसे कम अमाउंट है 15,20,000, वो आएगा। So let's take the least of about 3 is 15,20,000। इतना बायबैक कर सकती है। नंबर 10,000 बायबैक कर सकती है। तो कितना अमाउंट दे सकते हैं? ऑफर प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट टोटल अमाउंट पेएबल ऑन अ बायबैक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये अमाउंट डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ शेयर्स। So 15,20,000 divided by 10,000 per share 152 पर शेयर कंपनी दे सकती है। तो टोटल कंपनी का जो बाईबैक है वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। अलोकेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बाईबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स, क्योंकि 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है ना, फेस वैल्यू 100, तो 10 लाख। और जो 100 के ऊपर जो एक्सेस दिया गया 52 आता है, वो होगा प्रीमियम। सो सिक्योरिटी प्रीमियम, बायबैक प्रीमियम 10,000 इंटू 52। क्यों 52? 152 टोटल ऑफर कर सकते हैं, उसमें से 100 रुपीज फेस वैल्यू है, और उसके ऊपर जो ज्यादा दिया वो प्रीमियम है, तो प्रीमियम 52। So 5,20,000 is the premium. The total buyback is 10,000 into 152, total 15,20,000। ये रहा बायबैक करना। अभी ये जो अमाउंट आए ना, इसी हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी। तो चलो जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 1, पहली जर्नल एंट्री होती है जितना आप बायबैक करते हो उतना जो बायबैक का अमाउंट, उसका फेस वैल्यू शेयर्स का प्लस जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं, ये सभी उन शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल कैंसिल करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पे नया क्रिएट होगा, और जितना भी शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट होता है वो डेबिट होगा। तो जितना हम बायबैक करने जा रहे हैं उतने का हमें शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। तो हम बायबैक करने जा रहे हैं, यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके रखा है कितना बायबैक कर रहे हैं, 10,000 शेयर 100 रुपीज से 10 लाख। तो इतना शेयर कैपिटल डेबिट होगा, इतना प्रीमियम दे रहे तो वो ये भी खर्चा है तो डेबिट होगा, 5,20,000 प्रीमियम ऑन बायबैक, एंड इतना सारा टोटल 15,20,000 टोटल अमाउंट शेयर होल्डर्स को ड्यू होगा। तो पहली जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100, उतना बायबैक कर रहे तो ये कैंसिल कर लिया शेयर्स, और प्रीमियम भी दे रहे, प्रीमियम ऑन बायबैक 52 रुपीज के हिसाब से 5,20,000, और टोटल अमाउंट हम दे रहे किसको,
शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स का अकाउंट यहाँ पे ओपन किया गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो नरेशन, यहाँ पे नरेशन आएगा, बीइंग बायबैक क्लेम ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्लेम ट्रांसफर कर दिया। अभी जब आपने ये प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम को राइट अप करना पड़ेगा ना, एंड वो प्रीमियम कहाँ से राइट अप होगा, पहले सबसे पहले हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपके पास है तो उसमें से मार्कअप करने का कोशिश करते हैं, उसमें से राइट अप, जितना प्रीमियम मिला वो प्रीमियम शेयर होल्डर्स को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम है 3,20,000, मगर 3,20,000 सफिशियंट नहीं है, क्योंकि हमने जब कैलकुलेट किया तो हम प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 5,20,000 दे रहे हैं, तो वो इनसफिशियंट है, अमाउंट कम पड़ती है। तो उन्होंने क्या कहा था, अगर ऐसा अगर सिचुएशन है तो जो बाकी फ्री रिजर्व है उसमें इस्तेमाल करना, मगर उन्होंने यहाँ पे बोला भी कंपनी ने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिनिमम इस्तेमाल करना, तो पहले हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा इस्तेमाल करेंगे, और उसके बावजूद अगर कुछ बचता है 3,20,000, ये अगर जरूरत और भी है 5,20,000 चाहिए तो जनरल रिजर्व में से लिया जाएगा। तो चलो एंट्री पास करते हैं। नंबर 2, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 lakh, 2 premium on buyback 5,20,000. Total, the narration is being adjusted premium, or one can say premium payable on buyback is written off, 5,20,000 write up हो गया. So we have finished the requirement of this 5,20,000, and हमें पता है कि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशन है बाईबैक के, उसके तहत जितना आप बाईबैक करते हो उतना रिप्लेसमेंट होना चाहिए, या तो वो फ्रेश इश्यू, फ्रेश शेयर इश्यू करके करो, या नहीं तो कैपिटल रिडम्पशन से करो। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ऐसा क्यों करे, क्योंकि कंडीशन है कंपनी का, कंपनी एक्ट का, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए, जितना आप बाईबैक करते हो उतना रिप्लेसमेंट दे दो। तो आपको रिप्लेसमेंट देने के लिए देखो, यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल नया फ्रेश इश्यू यहाँ पे होता तो हमें उतना रिप्लेसमेंट मिलता, मगर यहाँ पे फ्रेश इश्यू नहीं है, तो जो जितना आप बाई बैक कर रहे हो 10 लाख रुपीस का, तो 10 लाख रुपीस का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वो कैपिटल रिडम्पशन के साथ कंपनी आगे जाके बोनस देगी, बोनस शेयर्स इश्यू करेगी, तो कैपिटल, शेयर कैपिटल उतना ही रहेगा। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट के तौर पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। अभी ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये जो पहला बैलेंस 4 लाख अवेलेबल है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले कुछ अरेंजमेंट के लिए था, अभी जो नया चेंजेस आ रहा है उसके लिए आप उसको छोड़ के जो बैलेंस आएगा वो करना पड़ेगा। अभी समझो इस सम में दिया होता कि कंपनी ने फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए 10 लाख के, तो हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट नहीं करना पड़ता। अगर समझो उन्होंने फ्रेश इश्यू 5 लाख का किया होता तो हमें खाली 5 लाख का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, आप जरूर रखोगे जब भी आपको सिचुएशन दी जाएगी एग्जाम्पल में, तो उसी हिसाब से आप जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे हमें 10 लाख का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, और वो करते समय हमें फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारे पास फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व में ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूरा इस्तेमाल हो चुका है, जनरल रिजर्व में से भी 2 लाख रुपीस प्रीमियम के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बच्चे 6 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख, ऐसे मिला के 10 लाख का प्रोविजन हो सकता है। तो चलो एंट्री पास करते हैं। एंट्री है कि पहले हमें देना पड़ेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8 लाख माइनस 2 लाख, क्यों 2 लाख यहाँ पे गया तो टोटल 6 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा हुआ 4 लाख, टोटल 10 लाख हम क्रेडिट कर रहे हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया, अमाउंट होगा 10 लाख, टोटल नरेशन बीइंग क्रिएटेड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये जर्नल एंट्री के साथ हमने रिप्लेसमेंट दे दी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो चेंज नहीं होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, लिवरेज इंटैक्ट में रहेगा, तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर अ कंपनी। तो आगे बढ़ते हैं।
अभी जितना भी जो ड्यू था वो कंपनी को देना है, 15,20,000 शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा, मगर कंपनी के पास तो 4 लाख ही अवेलेबल है। तो जो शॉर्टफॉल है उन्होंने बोला कि भाई आप बैंक ओवरड्राफ्ट का अरेंजमेंट करो। तो चलो, कितना शॉर्टफॉल आता है, 4 लाख है और हमको देना है 15,20,000। तो जो शॉर्टफॉल है उतना हम बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज कर रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,20,000 माइनस 4 लाख, 11,20,000 बैंक से बैंक अकाउंट में आ गया। और क्रेडिट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 11,20,000, नरेशन बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज्ड फॉर बायबैक पर्पस। नाउ अवर जॉब इज टू पे आउट, जो भी इतना अमाउंट है 15,20,000 उतना भी अवेलेबल हो गया ना, 4 लाख ऑलरेडी था, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट लेने से हमारे पास पैसा आ गया, अभी बैंक में बैलेंस है, हम पे कर सकते हैं। सो ट्रांजेक्शन नंबर 5, 4 रह गया, 5 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,20,000 narration being settled the buyback claim. So the entry 5 entry is passed and that is what a requirement of the sum. तो उस हिसाब से हमने 5 एंट्री पास की। पहले क्लेम जो है बायबैक का वो ड्यू किया प्रीमियम के साथ, फिर जो प्रीमियम दिया था वो उसको राइट अप कर दिया, फिर जो शेयर्स बायबैक कर रहे, शेयर कैपिटल जितना बायबैक कर रहे उतना हमें सीआरआर क्रिएट करना क्योंकि रिप्लेसमेंट देना है, फिर पैसा कम पड़ रहा था इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसा लिया और जो शेयर होल्डर को पैसा देना था वो हमने दे दिया। अभी ये जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए उसके बाद वाला बैलेंस शीट उनको बना के दिखाना है। तो चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि पुराने बैलेंस शीट में क्या क्या तब्दीली हो गई। देखो, शेयर कैपिटल जो था, जो 40 लाख था वो 10 लाख वापिस ले लिया, मतलब 30 लाख हो गया, इसमें चेंज आएगा। प्रेफरेंस शेयर में कुछ चेंजेस नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। कैपिटल रिडम्पशन रिडम्पशन रिजर्व जो 4 लाख था उसमें 10 लाख का एडिशन हो गया, 14 लाख बन गया। सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल हो गया, जनरल रिजर्व का इस्तेमाल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस्तेमाल हो गया, ये तीनों भी नहीं है क्योंकि उनको डेबिट कर लिया। आपको दिखाता हूँ ये जर्नल एंट्रीज में, देखो इधर सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000, जनरल रिजर्व 2 लाख एंड जनरल रिजर्व 6 लाख, ऐसे 8 लाख वो भी डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट हुआ, इसीलिए ये अकाउंट नील हो गए। और जो 14 लाख की मैं बात कर रहा था ना, ये 10 लाख प्लस पुराना वाला 4 ऐसे बोल के 14 लाख होगा। तो यहाँ पे ये भी अमाउंट गए, अभी बचे है डिबेंचर, वो अनचेंज्ड है, वो रहेगा। क्रेडिटर्स भी है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। और असेट साइड में बात की जाए तो बैंक बैलेंस पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ इसलिए बैंक बैलेंस नहीं आएगा। फिक्स्ड एसेट जैसे के वैसे, इन्वेस्टमेंट भी कुछ चेंजेस नहीं है, स्टॉक एंड डेटर्स भी वैसे वैसे है। खाली एक चेंज है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास बढ़ जाएगा। जो 11 लाख जो एंट्री पास की है ना हमने यहाँ पे, देखो जर्नल एंट्री 11,20,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट लिया तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। चलो प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट वो भी शेड्यूल 3 के हिसाब से। बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 21 पोस्ट बायबैक, बायबैक के बाद। तो पहला आइटम आता है शेड्यूल 3 के हिसाब से इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके तहत शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो आइटम आते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। तो पहला वाला शेयर कैपिटल, तो वर्किंग नोट बनाते हैं। नंबर 1 शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अभी हमने डिस्कस किया था, जो पुराना 40 लाख है वो कम हो गया, 30 लाख हुआ, और प्रेफरेंस शेयर में कुछ चेंजेस नहीं, तब्दीली नहीं है, तो उतना ही रहेगा। तो ये 30 प्लस 20 50 उतना रहेगा। तो लेट्स रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड करते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल के कितना, देखो 40,000 शेयर्स थे, उसमें से 10,000 बाई बैक हुए, बचे 30,000। वो 30,000 का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो 30 लाख। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कुछ चेंज नहीं, 20,000 शेयर्स 100 ईच के हिसाब से 20 लाख, और टोटल 50 लाख शेयर कैपिटल, ये मेन बैलेंस शीट में लिखा जाएगा 50 लाख। फिर दूसरा आइटम आता है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 जनरल रिजर्व्स, रिजर्व्स इन सरप्लसेस। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये 4 लाख पुराना प्लस
हमने एक जर्नल एंट्री में 10 लाख और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया, तो ये 10 प्लस बैलेंस शीट वाला ओपनिंग बैलेंस मिला के 14 लाख हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन है। ये तीनों ऑलरेडी राइट अप हो चुके हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमें मिलेगा 4 लाख ओपनिंग बैलेंस प्लस 10,000 क्रिएट किया 14 लाख, और वो आएगा मेन बैलेंस शीट में। तो मेन बैलेंस शीट में अमाउंट आता है 14 लाख। आ गया। तो टोटल ओन फंड शेयर होल्डर्स फंड आउटर कॉलम में आ जाएगा 64 लाख। अभी ये तो हो गई शेयर होल्डर्स की बात। अभी इसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। देखते हैं अभी बच्चा क्या है। तो इसमें से ये लिया, ये इसको भी हमने पोस्ट कर लिया, ये भी हुआ, ये तीनों राइट अप हो चुके हैं। 11% डिबेंचर है, तो 11% डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो डिबेंचर होल्डर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो उसकी नोट बनानी पड़ेगी। चलो बैलेंस शीट में बनाते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाते हैं। लेट्स प्रिपेयर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वही है जो डिबेंचर्स अभी अभी हमने डिस्कस किए थे। कितना है अमाउंट डिबेंचर्स का? 11% डिबेंचर 40 लाख। लेट्स राइट दैट इन अ नोट्स। 11% डिबेंचर्स 40 लाख, ये क्लोज हुआ। ये इसका बैलेंस जाएगा मेन बैलेंस शीट में। नॉन करंट लाइबिलिटी एक ही है, आउटर कॉलम में लिखेंगे। ऐसे ही अभी हमारे पास करंट लाइबिलिटी दो है। करंट लाइबिलिटी दो कैसे है? हमारे पास तो क्रेडिटर एक ही है, मगर यहाँ पे बोला था ना अरेंजमेंट किया बैंक ओवरड्राफ्ट का, जो जर्नल एंट्री यहाँ पे पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आने वाला है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में होता है। तो बैलेंस शीट करंट लाइबिलिटीज फर्स्ट आइटम एज ए शॉर्ट टर्म बोरोविंग, वर्किंग नोट नंबर 4, और वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे नोट्स में। वर्किंग नोट बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के तहत बैंक ओवरड्राफ्ट वो कैसे आया? यहाँ पे लिखा है 15,20,000 हमको पैसा देना था, और हमारे पास बैंक में खाली 4 लाख ही थे, तो 11,20,000 शॉर्टफॉल था। उतना बैंक ओवरड्राफ्ट लाया, और वो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड में लिखा। अभी हमारे पास क्रेडिटर्स भी बैलेंस में है, दैट इज ट्रेड पिएबल। वर्किंग नोट नंबर 5 ट्रेड पिएबल, कुछ चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन में जाके देखते हैं। क्वेश्चन में जाके देखते हैं चेंजेस। क्रेडिटर एज इट इज 14 लाख 41 लाख 60,000, 41 लाख 60,000 नोट्स में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्रेडिटर्स 41 लाख 60,000, ये ट्रेड पिएबल है। मेन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएगा इधर 41 lakh 60,000. So the total of these two comes to the outer column. Amount is 52 lakh 80,000. ये सभी टोटल है लाइबिलिटी का। 1,56 lakh 80,000 is the total liability. अभी ये टोटल लाइबिलिटी जितनी है उतना ही असेट्स रहना चाहिए। चेक करते हैं जो हमारे पास असेट्स बचे हैं उस हिसाब से उतना है। देखो असेट साइड में फिक्स्ड असेट है वो आएंगे, इन्वेस्टमेंट है ये दोनों फिक्स नॉन करंट एसेट्स है। स्टॉक है इन्वेंटरीज में जाएगा, वो करंट एसेट में आएगा। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, 14 लाख वो आएगा। बैंक बैलेंस नहीं है क्योंकि उतना सब पे कर चुके हैं। तो अभी इतना दो आइटम है नॉन करंट वाले, और करंट वाले दो आइटम है, तो दोनों के हिसाब से बैलेंस शीट कुछ चेंजेस नहीं। जैसे कि जैसे फिक्स्ड एसेट में 1,20,00,000, इन्वेस्टमेंट में 8,80,000, स्टॉक में 40 लाख, इन्वेंटरी डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में 14 लाख दिखाया जाए। चलो बनाते हैं असेट्स। असेट में पहली नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट में पहला आइटम आता है फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट में आते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट है हमारे पास, उन्होंने टोटल फिक्स्ड एसेट बोला है, कोई डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मगर फिक्स्ड एसेट इज हेडिंग अंडर द टेंजिबल इंटेंजिबल। अभी यहाँ पे हमें पता नहीं वो टेंजिबल है, तो हमने टेंजिबल पकड़ लिया और वर्किंग नोट नंबर 6 बना दिया। नंबर 6 टेंजिबल एसेट में फिक्स्ड एसेट डाल दिया। टोटल फिक्स्ड एसेट 1,20,00,000, वो आएगा बैलेंस शीट में। टेंजिबल एसेट 1,20,00,000, और वहां पे दूसरी एसेट अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट भी अनचेंज्ड है। देखो क्वेश्चन में जाके इन्वेस्टमेंट 8,80,000,
वो आएगा, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर बना रहे हैं 7. सो लेट्स प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 7. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नो चेंज है, इन्वेस्टमेंट 8,80,000 वैसे के वैसे आ गया, वो बैलेंस शीट इनर कॉलम में लिखा जाएगा 8,80,000. टोटल दोनों का आउटर कॉलम 21,28,80,000 इज द टोटल नॉन करंट एसेट. अभी करंट एसेट निकलना पड़ेगा. करंट एसेट में हमारे पास दो है, एक है इन्वेंटरी और दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल. यस, इन्वेंटरी में स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स है. दोनों भी 14 लाख है. देखो यहाँ पे 14 लाख अनचेंज्ड, उसमें कुछ नहीं चेंजेस है, इसीलिए हम उसका भी नोट्स बना देंगे. करंट एसेट्स में पहला इन्वेंटरी, वर्किंग नोट नंबर 8. तो बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 8. 7 तक यहाँ कंप्लीट हो गया, अगले पेज पे बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 8. इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज में 14 लाख स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक 14 लाख. तो टोटल जो बैलेंस शीट में आ जाएगा, तो बैलेंस शीट में टोटल यहाँ पे लेते हैं 14 लाख. फिर अगला आता है ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख, उस 9 वर्किंग नोट, उसका वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट आती है 14 लाख की. दैट्स ऑल, वो बैलेंस शीट में लिखते हैं. तो बैलेंस शीट यहाँ पे आ जाती, बैलेंस शीट में आएगा 14 लाख. टोटल करंट एसेट बन जाएगा 28 लाख आउटर कॉलम. अभी ये दोनों का जब हम टोटल बनाएंगे वो है 1,56,80,000. देखो 1,56,80,000 जो असेट्स के हिसाब से है. नाउ लेट मी टेल यू, कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा दूं कि बैलेंस शीट में देखो, ये पुराना बैलेंस शीट था जिसमें जो कैपिटल जो था ना, वो देखो 40 लाख प्लस 20, 60 प्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 64 लाख था. अभी बायबैक करने के बाद शेयर होल्डर्स फंड अगर आप देखोगे 64 लाख है, उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं. यही कंडीशन उन्होंने बताई थी, आप बायबैक कर सकते हो मगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए. यहाँ पे चेंज क्या हुआ, ये जो है ना आपका शेयर कैपिटल 60 लाख में से निकल के 10 लाख कहाँ पे आ गया, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हुआ और थोड़े ही दिनों में वो फिर से कैपिटल बन जाएगा क्योंकि वो बोनस शेयर इश्यू कर लेंगे. तो उनका 64 लाख जो हमारा कैपिटल था उतना ही रह गया. देखो इधर भी है ना 40 प्लस 20 60 प्लस 4 64 उतना ही है. तो क्या कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया. यही कंडीशन हमने फुलफिल की. देखो हमें ये बैलेंस शीट दी थी, ये कंडीशंस दिए थे, उससे हमने वर्कआउट किया कि भाई हम कितना बायबैक कर सकते हैं. तो पहले हमने देखा हमारे पास सोर्सेस क्या है, वो सोर्सेस लिस्ट आउट किए तो इतना कंपनी बायबैक कर सकते हैं. तो फिर हमें पता था कि 25% का ओन फंड है ना, उसका 25% आप बायबैक कर सकते हैं, तो वो भी हमने निकाला. तो ये हमारी कंडीशन के हिसाब से अमाउंट है. फिर हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है, इसीलिए मिनिमम ओन फंड रिक्वायर्ड चाहिए ना, वो भी कैलकुलेट किया. वो आया 55,20,000. उसमें से लिस्ट जो है वो हमारी अमाउंट बनने वाला था, इसीलिए हमने 25% नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए 25% ऑफ पेड अप कैपिटल निकाला, वो आया 10,000 और अमाउंट आई 15,20,000. तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा पर शेयर अमाउंट ऑफर प्राइस 152 मिला और हमने उसका 152 टोटल शेयर्स के साथ जब ये 15,20,000 है वो कैसे दिया, तो उसमें से 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू एंड ऊपर जो 52 रुपीज दिए वो प्रीमियम है. टोटल प्रीमियम अमाउंट 5,20,000 बन गया और टोटल बायबैक अमाउंट हो गया 15,20,000. तो इसके साथ हमने जर्नल एंट्रीज पास की. तो जर्नल एंट्री में पहले हमने जितना ड्यू था उतना ड्यू किया, इतना शेयर कैपिटल वापस ले रहे हैं और इतना प्रीमियम दे रहे हैं, तो उतना जितना भी ड्यू बनता है उनको शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया. जितना प्रीमियम दिया वो राइट अप कर लिए, पहले प्रीमियम से कम पड़ता था इसीलिए जनरल रिजर्व से लिया और 5,20,000 राइट अप कर लिए जितना प्रीमियम किया. और जितना अभी बायबैक कर रहे हैं उतने का हमें सीआरआर क्रिएट करना है, रिप्लेसमेंट देना है, इसीलिए हमने वो भी किया. जितना बचा था जनरल रिजर्व में वो इस्तेमाल किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इतने फ्री रिजर्व थे उसका इस्तेमाल करके हमने बायबैक कर लिया.
सॉरी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जो बायबैक के लिए इस्तेमाल हुआ। तो फिर उन्होंने कहा था अगर बायबैक करने के लिए पैसे की अगर जरूरत पड़ती है तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिया ऐसे एज्यूम करो। तो हमने वो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, उसकी जर्नल एंट्री पास की। तो 11,20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी जो पैसा आया बैंक में वो पे कर लिया सभी को, जितना ड्यू था 15,20,000 वो भी किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जब पेमेंट होने के बाद हमने फिर बैलेंस शीट बना ली। तो बैलेंस शीट ये रही आफ्टर बायबैक वाली। तो ये आपके सामने है, ऐसे ही आपको बनाना है। ये बैलेंस शीट को सपोर्ट करने के लिए हमने नोट्स टू बैलेंस शीट बनाए, टोटल 7 + 2 9 वर्किंग नोट्स बनाए। इसी तरीके से आपको अपना आंसर देना है। नाउ Thank you guys for watching this video. If you have any queries, doubt, difficulty, or feedback, feel free to write in a comment section. Make sure to hit the like button if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get notification whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.